मैंने कहा आपने जो करना करिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। हम लोग आज इंसान कम डेटा एंटिटीज ज्यादा बनते जा रहे हैं। मुझे क्या पड़ी है, डीपीडीपी एक्ट है, कोई नया एक्ट है, ऐसा क्या स्पेशल है इस एक्ट? फिल्म का जो मेन हीरो है वो है डेटा प्रिंसिपल, और मेरा ही डेटा का दुरुपयोग साइबर क्रिमिनल्स कहीं करके मुझे ही कॉल कर रहे थे और मुझे झूठी दिलासा दे रहे थे कि साहब अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। तो सर इसमें आपने कहा मिनिमम 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ से नीचे कुछ नहीं आपको मिनिमम, अगर मैं सही समझ रहा हूँ इस बात? आप बिल्कुल सही कहते हैं साक्षर। कारण ये है कि कानून में यहाँ पर कहीं खामी आ गई है। खामी आ गई है कि आपने अल्टीमेटली डेटा प्रिंसिपल को कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं। सर आपने ये बात कही कि वो 250 करोड़ 250 करोड़ नहीं जाएंगे उस बंदे के पास, तो मोटिवेशन क्या है? किसी ने बोला कि साहब हम कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपने कोई पार्सल भेजा है और आप का पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लिहाजा हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि साइबर स्पेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हम सब की जिंदगी का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा बन चुका है और इसमें कई सारे नुआंसेस हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारी कंफ्यूजन्स हैं। इन सबको डील करने के लिए हमको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनको हम फादर ऑफ इंडियन साइबर लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइबर लॉ के बारे में तब बात कर रहे थे इंडिया में जब किसी को साइबर के बारे में कुछ खास पता नहीं था। 30 इयर्स पहले की बात कर रहा हूं मैं। और ना सिर्फ इंडिया, आज की डेट में इनको एक ग्लोबल अथॉरिटी माना जाता है, एक ग्लोबल साइबर लॉ एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने करीब 200 किताबें लिखी हैं सब्जेक्ट पे और ये बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइस डॉक्टर पवन दुग्गल। सर आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में और आज हम बात करेंगे डीपीडीपी एक्ट जो आ चुका है। मेरी किसी से इसके रिगार्डिंग बात हो रही थी और जब मैं बात कर रहा था तो ये एक बिजनेस ओनर है। इनका सबसे पहला सवाल था और इनकी ना मतलब बॉडी लैंग्वेज बड़ी कैजुअल थी जब बात सुन रहे थे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। तो मैंने इनको पॉज किया, मैंने कहा क्या हुआ? तो इनके सबसे पहला सवाल था यार व्हाई शुड आई केयर, मुझे क्या पड़ी है, डीपीडीपी एक्ट है, कोई नया एक्ट है, ऐसा क्या स्पेशल है इस एक्ट में? तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा एंड आई होप उस जेंटलमैन को आपकी तरफ से एक जवाब मिले कि ये डीपीडीपी एक्ट है क्या और ये कोई भी आम नागरिक जो हमारे देश का है उसके लिए ये एक्ट को जानना कितना जरूरी है। आज अगर आप भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, तब आपको समझना है कि एक नया कानून आ गया है। ये कानून है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है और बहुत जल्दी ही ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरीके से नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम सब लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। होता क्या आया है कि जब से भारतीय स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई तब से हमने देखा कि भारतवासी लगातार अपना डेटा तो उत्पन्न करते रहे, लेकिन उसके संरक्षण के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं आया। सन 2000 में भारत का साइबर लॉ आया, सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000, लेकिन उसमें भी डेटा प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई। ये वो दौर है जब आप देखें कि 90s में ही यूरोपियन यूनियन में, आपने यूरोप में देखा अलग अलग कंट्रीज ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आ गए थे, लेकिन भारत में कोई आज तक लॉ ही नहीं आया था जो हमारे पर्सनल डेटा की संरक्षण की सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन की बात करे। अब पहली बार ये कानून आया है। ये कानून का नाम भी, शॉर्ट तो नाम है डीपीडीपी एक्ट, लेकिन फुल नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। नाम ही खुद बोलता है कि ये एक्ट है जो आपकी डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन के संदर्भ में बनाया गया है। आज इंटरनेट ने हम सबको ग्लोबल ऑथर्स, ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स और ग्लोबल ट्रांसमीटर्स ऑफ डेटा बना दिया है। हम लोग आज इंसान कम और डेटा ज्यादा, डेटा एंटिटीज ज्यादा बनते जा रहे हैं। तो लाजमी सी बात है हमारा पर्सनल डेटा इस इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा मेरी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कानून अब पहली बार आ गया है जो मेरे पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन की हक की बात करता है और कहता है कि कोई व्यक्ति मेरी इजाजत के बगैर मेरा पर्सनल डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसे कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए ये मॉन्यूमेंटली इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे कोई प्रावधान आए ही नहीं थे। और ये लॉ जो है गेम चेंजिंग लॉ बन चुका है।
ये पूरे डिजिटल गेम के पैराडाइम को बदलने की क्षमता रखता है और विवश करने की क्षमता रखता है भारतवासियों को, भारतीय कंपनियों को, कि आप दूसरे लोगों के पर्सनल डेटा की इज्जत करें और उसको डील या हैंडल करने से पहले उनसे अनुमति जरूर लें, वरना आप कहीं ना कहीं कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो सर, इस हर एक्ट की तरह अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग एंटिटीज का एक नाम होता है जिनको डेफिनेशन दी जाती है अलग अलग एक्ट्स में। तो डीपीडीपी के अंडर अगर मान लीजिए आज कोई भी बंदा आज पॉडकास्ट देख रहा है, तो ऐसी कौन सी पार्टीज हैं जिसको जो इस एक्ट में मेंशन्ड है और उसको हम सिंपल शब्दों में अगर हमारी जनता को समझा पाए? अगर इस एक्ट को आप फिल्म के तौर पर देखें तो इस फिल्म में केवल 3 किरदार हैं और वो 3 कैरेक्टर्स हैं जो पूरे गेम को खेलते हैं। ये कैरेक्टर्स हैं डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसर। पहला सवाल, ये डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल यानी कि आप, यानी कि मैं, हर वो व्यक्ति जिसकी ओनरशिप है उसके पर्सनल डेटा के ऊपर। हर व्यक्ति के साथ कोई पर्सनल डेटा जुड़ा हुआ है, उस पर्सनल डेटा का मालिक डेटा प्रिंसिपल है। तो लिहाजा डेटा प्रिंसिपल पहली बार पूरे इकोसिस्टम यूनिवर्स में सेंटर पॉइंट के स्थान पर आकर बैठ गया है, केंद्र बिंदु बन गया है। इसके आसपास चारों ओर प्लेयर्स घूमेंगे, ये औरों के साथ आसपास नहीं घूमेगा। पहली बात, ये तो पहला एक्टर हुआ। जो दूसरा एक्टर है जो इस फिल्म में बहुत सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वो होता है डेटा फिड्यूशरी का। डेटा फिड्यूशरी यानी कि वो लीगल एंटिटी जो निर्णय लेती है कि किसी और डेटा प्रिंसिपल का पर्सनल डेटा किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। अगर वो निर्णय लेती है कि वो प्रोसेस खुद करेगी तो खुद भी कर सकती है, वो निर्णय ये भी ले सकती है कि प्रोसेसिंग मैं ना करके कोई और करूंगा। इन एनी केस जो निर्णय लेने की क्षमता है वो डेटा फिड्यूशरी को ही है। इसलिए डेटा फिड्यूशरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिटरमिन करता है कि आपका मेरा पर्सनल डेटा कैसे डील, हैंडल, प्रोसेस किया जाएगा। जो तीसरा किरदार इस फिल्म में है वो है डेटा प्रोसेसर। जैसा कि नाम संकेत बताता है, डेटा प्रोसेसर यानी कि वो व्यक्ति जो डेटा प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब जो डेटा को डील करता है, उसकी विभिन्न प्रोसेसिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 3 प्लेयर्स हैं इस पूरी फिल्म के। अब ये फिल्म कहती है कि इस फिल्म का जो मेन हीरो है वो है डेटा प्रिंसिपल। ये मेन हीरो डेटा प्रिंसिपल है, लेकिन इसका जो पैरेलल हीरो है वो है डेटा फिड्यूशरी, क्योंकि डेटा प्रिंसिपल का संपूर्ण कंट्रोल कानून कहता है कि साहब आपके डेटा का कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो पहली बार डेटा की बागडोर या डेटा की जो कंट्रोल है, पहली बार डेटा की जो बागडोर है वो अब डेटा प्रिंसिपल के हाथ में आ गई है। अभी तक क्या होता था, लोग हमारा डेटा ले लेते थे, हम कितना भी उल्टा टंग जाए वो लगातार फिर भी हमारा डेटा मिसयूज करते थे। कितने सारे स्पैम कॉल्स आते रहते, डू नॉट कॉल रजिस्ट्री भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि हमारा डेटा लगातार मिसयूज होता रहा। उस दिन मैं एक कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दे रहा था। कॉन्फ्रेंस में 800 लोग थे और मेरे साथ 2-3 और स्पीकर्स थे। मुझे लगातार बार बार फोन आ रहे थे एक ही नंबर से। 2-3-4 बार मैंने उसको इग्नोर किया। जब 10वां फोन आ गया तब मुझे लगा कुछ बहुत स्पेशल है, तो चलिए मैं फोन उठाता हूँ। मैंने फोन उठाया, किसी ने बोला कि साहब हम कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपने कोई पार्सल भेजा है और आप का पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लिहाजा हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं। मैंने कहा आपने जो करना करिए, मैंने फोन बंद कर दिया। लेकिन कितनी विडंबना की बात थी, मैं डेटा प्रोटेक्शन के कॉन्फ्रेंस में डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा था और मेरा ही डेटा का दुरुपयोग साइबर क्रिमिनल्स कहीं करके मुझे ही कॉल कर रहे थे और मुझे झूठी दिलासा दे रहे थे कि साहब अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। तो ये तो करंट हाल है हम लोगों की डेटा हैंडलिंग की। इसलिए कानून ने कहा कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम डेटा प्रिंसिपल के हाथ को ज्यादा एम्पावर करेंगे। क्यों? एक बार आपने डेटा प्रिंसिपल के हाथ को एम्पावर कर दिया तो उसको आपने स्वामी बना दिया अपने डेटा का। उसका सीधा असर यह है कि उसकी इजाजत के बगैर कोई व्यक्ति उसका डेटा ना तो ले सकता है, ना स्टोर कर सकता है, ना कलेक्ट कर सकता है, ना कॉपी कर सकता है, ना प्रिजर्व कर सकता है, ना ही प्रोसेस कर सकता है। अगर किसी को भी उसका डेटा लेना है तो पहले उसको डेटा प्रिंसिपल के पास आना पड़ेगा, उसे अनुमति मांगनी पड़ेगी, पहले नोटिस देना पड़ेगा, साहब ऐसा है मैं आपका डेटा लेना चाहता हूं, और उस नोटिस में बताना होगा कि साहब इन वजहों की वजह से या इन उद्देश्यों या ऑब्जेक्ट्स की वजह से मुझे आपका डेटा चाहिए। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सप्लेन करने के बाद
अगर डेटा प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, आप मेरा पर्सनल डेटा ले लीजिए, तब तो वो व्यक्ति आपका डेटा ले सकता है, प्रोसेस कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो अधिकांश तौर पर डेटा फिड्यूशरी ही है जो सबसे पहले आपके पास आता है, क्योंकि वो डेटा फिड्यूशरी आपसे डेटा मांगने आया है। अगर आप केयरफुल ना हुए तो वो आपका डेटा चुरा के ले जा भी सकता है। अभी तक यही होता रहा है, जितने डेटा फिड्यूशरीज हैं वो हमसे अंधाधुंध होकर हमारा डेटा लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। अब इस कानून के बाद ये दुरुपयोग पॉसिबल नहीं होगा। एक बार वो मेरे पास आएगा, मुझे नोटिस देगा एज अ डेटा प्रिंसिपल, मैं नोटिस के बाद अगर अपनी कॉन्सेंट अनुमति दूंगा तब तो वो डेटा फिड्यूशरी मेरा डेटा लेगा, वरना नहीं लेगा। एक बार उसने मेरा डेटा ले लिया मेरी अनुमति के बाद, तो उसके बाद दो विकल्प है। पहला कि वो डेटा को खुद ही प्रोसेस करे, तब तो वो डेटा फिड्यूशरी भी बन जाएगा और डेटा प्रोसेसर भी बनेगा। दूसरा वो कहेगा साहब ये डेटा है, मैं नहीं प्रोसेस करता, चलिए मैं फला कंपनी को देता हूं, आप प्रोसेस कर लेना। तब फला कंपनी जो है डेटा प्रोसेसर बन जाएगी और ये केवल डेटा फिड्यूशरी बन जाएंगे। मोटी मोटी कहानी इतनी है कि साहब आज के बाद जब से कानून आएगा तब के बाद आप किसी का पर्सनल डेटा उसकी इजाजत, उसकी कॉन्सेंट के बगैर ना तो एकत्रित कर सकते हैं, ना प्रिजर्व कर सकते हैं, ना ही रिटेन कर सकते हैं और ना ही प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आग के साथ खेलेंगे। सर क्रिकेट में जैसे हमने देखा है हर प्लेयर की जर्सी के पीछे एक नंबर होता है, उससे वो जाना जाता है। जैसे नंबर 7 तो धोनी है, नंबर 10 तेंदुलकर है, नंबर 18 विराट कोहली है। तो इस एक्ट में एक मैजिकल नंबर है 250 करके, और आई थिंक वो एक मैजिकल नंबर के चलते ही इतनी ये एक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा आप और हमें डिटेल में बता पाएं। आपने क्रिकेट की बात करी, क्रिकेट में डबल सेंचुरी होती है, लेकिन 250 रन कोई प्लेयर मार दे तो फिर उसकी अलग ही विशिष्ट पहचान हो जाती है। यहाँ पर भी इस कानून में 250 का अंक का एक अलग ही महत्व है। उसका महत्व यह है कि ये कानून ने माना है कि भारतवर्ष में लोग जेल जाने से नहीं डरते। उन्हें लगता है चलो जेल जाएंगे, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। लेकिन भारतवासी डरते हैं अगर उनकी जेब से पैसा निकले। तो लिहाजा पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा कानून आया है जिसने कहा है कि अगर आप मेरे प्रोविजंस का फॉलो नहीं करेंगे तो आप कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। फाइन जो मैक्सिमम होगा वो 250 करोड़ रुपए होगा, मिनिमम जो होगा वो 50 करोड़ रुपए होगा। यानी कि अगर आपने एंट्री की तो 50 करोड़ से एंट्री करी, मैक्सिमम फाइन लगा तो 250 करोड़ रुपए फॉर वन कॉन्ट्रवेंशन। यानी कि अगर आपकी कंपनी ने 4 कॉन्ट्रवेंशंस कर दिए इस कानून के, तो 250 जमा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपए। तो सर इसमें आपने कहा मिनिमम 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ से नीचे कुछ नहीं आपको मिनिमम। अगर मैं सही समझ रहा हूँ इस बात को, अगर आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कंप्लायंट नहीं होते तो मिनिमम आपको 50 करोड़ तो देने ही पड़ेगा। मिनिमम फाइन 50 करोड़ है एंट्री लेवल, उससे कम का फाइन ही नहीं है। तो पहली बार इस कानून ने कहा कि ठीक है, आप जेल से नहीं डरते, नो प्रॉब्लम, मैं इस किसी कानून के प्रावधान में कोई भी पीनल ऑफेंस डिक्लेयर ही नहीं करूंगा। तो ये पहला यूनिक ऐसा लॉ है जिसमें कोई डेटा रिलेटेड ऑफेंस नहीं परिभाषित किया गया है, नो डेटा क्राइम्स गिवन। लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे, बी प्रिपेयर्ड, आपके खिलाफ फाइन लगेगा। एंट्री फाइन 50 करोड़ है, बट मैक्सिमम फाइन 250 करोड़ रुपए है। अब 250 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि सामान्य व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, सामान्य कंपनियों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी ये 250 करोड़ छुट्टा चेंज नहीं है। और इसीलिए कंपनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये इस लॉ को फॉलो करें। इस 250 के आंकड़े के साथ एक हिडन कड़ी जुड़ी हुई है। हिडन कड़ी ये है कि 250 करोड़ किसको जाएंगे, क्योंकि 250 करोड़ तो बहुत बड़े हैं। एक बार मुझे 250 करोड़ मिल गए, मेरा जीवन तो संपन्न हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये 250 करोड़ कंप्लेनेंट को नहीं जाने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बरखिलाफ डीपीडीपी एक्ट में कंप्लेंट करता है और उम्मीद करता है कि 250 करोड़ रुपए फाइन उसको मिल जाएगा, तो वो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि 250 करोड़ रुपए का ये फाइन जाएगा सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास। यानी कि अल्टीमेटली पैसा जाएगा पब्लिक कॉफर्स में। आप ये कह सकते हैं साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 2.5 करोड़ देने के लिए, 250 करोड़ देने के लिए है ही नहीं, तो मैं कैसे दूंगा? कानून कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं,
अगर आपके 250 करोड़ रुपए का फाइन लग गया आप पर और ये पेमेंट आपने सरकार को करनी है और आप नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मान लेंगे। मतलब कि जैसे लगान किसानों को सरकार को देना होता है, तो सरकार को जब ये लगान नहीं दिया करते तो सरकार के पास पावर होती है कि आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर लें। ठीक इसी प्रकार से एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जब ये हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि सरकार के पास पावर है कि आपके एसेट्स को अटैच कर सकती है, उनकी कुर्की कर सकती है, उनको बेच सकते हैं, और उनको बेचने के बाद जितने पैसे रिकवर हो वो भी इस कंसोलिडेटेड फंड में आ सकते हैं। तो अगर आप एक कंपनी हैं और आपने इस डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजंस का फॉलो नहीं किया और आपके ऊपर 250 करोड़ फाइन लग गया, तो खुश मत होइए। ये मत कहिए कि साहब मेरे पास 250 करोड़ नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आपके 250 करोड़ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू बन जाएंगे। उसका सीधा असर यह है कि आपकी कंपनी के जितने सारे एसेट्स हैं सारे कुर्क अटैच हो जाएंगे। सरकार को पास पावर होगी, वो आपके सारे एसेट्स को बेच दे सकती है, उसमें से पैसे रिकवर कर सकती है। एसेट्स कंपनी के होंगे। सवाल है कि क्या कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को भी जिम्मेवार होना चाहिए? कानून कहता है कि देखिए, अगर उल्लंघन कंपनी ने किया है तो टॉप मैनेजमेंट को भी माना जाएगा कि वो कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में टॉप मैनेजमेंट के एसेट्स भी कहीं ना कहीं अटैच किए जा सकें। तो मुझे लगता है अगर डीपीडीपी को आपने फॉलो नहीं किया तो आपके वजूद की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि एक फाइन और आपका वजूद खत्म हो सकता है। कंपनी होने के नाते आपके बिजनेस कैन कम डाउन टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, और मोर इंपॉर्टेंटली आपकी रेपुटेशन बिल्कुल मलीदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने जितनी अच्छी रेपुटेशन ओवर द ईयर्स बनाई है वो केवल एक शिकायत और एक फाइन के साथ पूरी तरीके से लुप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक बार आपके बरखिलाफ मुकदमा भी शुरू हो गया, कंप्लेंट भी शुरू हो गई, तो लोग आपसे कतराएंगे, डरेंगे कि साहब ये तो अनसिक्योर सी कंपनी है, इनके साथ काम नहीं करना। और अगर आपके ऊपर फाइन लग गया तो संभावित तौर पर कोई व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहेगा ही नहीं। ट्रस्ट खराब हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो इसलिए ये गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन है, और उस लेजिस्लेशन की वजह से मैं उम्मीद करता हूं पहली बार हम भारतीय इकोसिस्टम में एक ऐसा एलिमेंट देखेंगे जहां पर लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आप अपने पर्सनल डेटा के मालिक हैं, और आपकी पर्सनल डेटा की इज्जत करेंगे और उसका इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी अनुमति ना ले सके। सर, आपने ये बात कही कि वो 250 करोड़ 250 करोड़ नहीं जाएंगे उस बंदे के पास, तो मोटिवेशन क्या रहेगी? बंदा कहेगा यार अगर मेरा डेटा चलो चला भी गया, लेकिन ये तो नॉर्मल लॉ की रूल है कि आपको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है। वो मोटिवेशन रहती है आपकी कि मेरे राइट्स हैम्पर हुए हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन होगा। यहाँ पर तो वो है ही नहीं, तो मतलब मोटिवेशन क्या रहेगी बंदे की? आप बिल्कुल सही कहते हैं साक्षर। कारण ये है कि कानून में यहाँ पर कहीं खामी आ गई है कि आपने अल्टीमेटली डेटा प्रिंसिपल को कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं दी। उदाहरण के तौर पर मेरा डेटा है, किसी कंपनी ने मेरा पर्सनल डेटा यूज कर लिया, मेरे राइट्स तो वायलेट हो गए। अब मेरे पास उन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ रेमेडीज होनी चाहिए। अब ये कानून डीपीडीपी एक्ट 2023 डेटा प्रिंसिपल्स को कोई रेमेडी प्रदान करता ही नहीं है, और यहां पर उसकी सबसे बड़ी खामी है। क्यों भाई? जिसका पर्सनल डेटा मिसयूज हो रहा है उसको आप कुछ तो रेमेडी देंगे, यहां पर कोई रेमेडी नहीं। आपके पास एकमात्र रेमेडी है, वो रेमेडी है कि साहब आप शिकायत कर दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए। कहां करेंगे? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को करेंगे। वो बोर्ड क्या डिटरमिन करेगा? वो बोर्ड निर्णय लेगा कि बॉस कितना फाइन देना चाहिए, मिनिमम 50 करोड़ देना चाहिए या 250 करोड़ देना चाहिए। तो ये फाइन अगर जब अवार्ड भी हो गया वो जाएगा सरकार के पास। तो अल्टीमेटली डेटा प्रिंसिपल को तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये एक तसल्ली, एक सांत्वना मिल गई कि सर हम तो डूब ही गए, तुम्हें ले डूबेंगे। तो ठीक है, आपके मैंने शिकायत कर दी, आपका बैंड बजा दिया और आपके ऊपर फाइन लग गया, उससे व्यक्ति विशेष को क्या फायदा हुआ? जो डेटा प्रिंसिपल है उसको आप इफेक्टिव रेमेडी नहीं प्रदान कर पाए। यहां पर लॉ में बहुत मेजर ड्रॉबैक आ गया है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में ठीक करने की आवश्यकता होगी। बिकॉज आप कहीं ना कहीं जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को आपको जरूर प्रतिबिंब करना चाहिए। यू मस्ट रिफ्लेक्ट द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स। वो फिलहाल ये कानून नहीं कर रहा। फिलहाल ये 250 करोड़ का डंडा लगा रहा है आपके सिर के ऊपर। डंडा बहुत कारगर है, और इस 250 करोड़ के डंडे की वजह से
लोग इस कानून का पालन तो जरूर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप डेटा प्रिंसिपल, जिसका डेटा मिसयूज हुआ है, उसको आप कुछ तो रेमेडी दीजिए, कुछ तो उसको सहूलियत, कुछ तो उसको राहत दीजिए। वो राहत फिलहाल इस कानून में नहीं आ रही है। सो यूरोप का GDPR लॉ, आई थिंक हमारा जो लॉ है हमने उसी से इंस्पिरेशन ली है, और वहाँ पे भी बहुत हैवी फाइन्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट भी हुए। एक होता है लॉ का लाना, एक होता है उसको एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर आपने मिनिमम 50 करोड़ की बात कही है, चाहे ठीक है आपके एसेट सीज हो जाए, बट क्या आपको लगता नहीं ये थोड़ा अनरियलिस्टिक नंबर है, थोड़ा कम भी हो सकता था? लोग तो बिल्कुल हैरान हो गए थे जब ये कानून पारित हुआ, बिकॉज किसी को विश्वास ही नहीं था कि साहब करोड़ों की पेनल्टी आएगी, वो भी मिनिमम 50 करोड़ की। क्योंकि आप जितने एग्जिस्टिंग लॉ देख लीजिए, फाइन्स जो है लाखों में चलते हैं। पहले हजारों में चला करते थे, फिर IT एक्ट आया, उसने लाखों की फाइल लाने शुरू किए, कुछ करोड़ों में शुरू हुए, लेकिन मिनिमम 50 करोड़ और मैक्सिमम 250 करोड़ ये अनहर्ड है। लेकिन इसलिए अनहर्ड है क्योंकि इंडिया ने जब ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने की कोशिश की तो काफी हद तक वो प्रेरित रही जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या GDPR यूरोपियन यूनियन का। अब GDPR में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि साहब आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको 4% ऑफ द एनुअल ग्लोबल टर्नओवर का फाइन लगाया जा सकता है। यहां पर इंडिया ने कहा कि हम परसेंटेज की बात नहीं करते, क्योंकि परसेंटेज तो खेली जा सकती है। मैं कह सकता हूं मेरा ग्लोबल टर्नओवर 100 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकती है। इसलिए इंडिया ने कहा कि सब हम आपको फाइन आंकड़ों के तौर पर देंगे। वो आंकड़े हैं 250 करोड़, 50 करोड़। अब 50 करोड़ ऐसी चीज है जो हर आदमी समझता है, क्योंकि 50 करोड़ एक लाइफ टाइम में कमाना ही स्वयं एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो अब आप ऐसे एग्जेम्पलरी फाइन्स रखेंगे तो उद्देश्य यही रहेगा कि साहब लोग आपके कानून को पालन करें, और अगर नहीं पालन करें तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रूप में तो आप जा ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने सोच ही लिया कि आपने DP एक्ट को फॉलो नहीं करना और आप आग के साथ खेलना चाहते हैं तो पूरी तरह खेलिए, क्योंकि आग के पास तो कोई विकल्प नहीं है। आग तो एक चीज जानती है कि आपको पूरी तरीके से जला देगी। ये 50 करोड़ या 250 करोड़ का फाइन जो है ये पूरी तरीके से जलाने का काम करेगा। इसलिए अब मुझे लगता है क्योंकि इतने डेटरेंट फाइन्स आ चुके हैं, इस कानून की ज्यादा इंप्लीमेंटेशन होगी। मैं मानता हूं इस कानून की वजह से डेटा की रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, और इस कानून की वजह से डेटा प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट होनी ज्यादा हो जाएगी। आजकल क्या होता है कि अभी तक हम देखते हैं एज ए डेटा प्रिंसिपल कंपनीज हमारी रिस्पेक्ट करती ही नहीं है। उन्हें बस मेरा डेटा चाहिए, डेटा ले जाओ, टाटा बाय बाय, उसके बाद कुछ मतलब नहीं। अब पहली बार इस कानून के बाद ये कंपनियां चाहे भारत में मौजूद हो, चाहे फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रही हैं, उन्हें हमारे डेटा की इज्जत करनी होगी, हम डेटा प्रिंसिपल की भी इज्जत करनी होगी, और हाथ जोड़ के हमारे पास आना होगा कि भाई साहब आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, आपका डेटा मैं एकत्रित करना चाहता हूं, इन उद्देश्यों ऑब्जेक्ट्स की वजह से करना चाहता हूं, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। अगर मैंने इजाजत दी तब तो मेरा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, नहीं दी तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 250 करोड़ की परिधि में आ जाएंगे। सर, ये जो आपकी बुक है, आपने डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात की है, जो डेटा प्रिंसिपल्स तो इस एक्ट का टर्म है, लेकिन आपने बोला है कि हमारे बहुत सारे राइट्स हैं हैम्पर नहीं होने चाहिए। अभी आपने डेटा प्रिंसिपल्स की बात की कि हमारे साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो मैं इसका एक रिवर्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मान लीजिए कोई बंदा है, कोई एम्प्लॉय, उसको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। आजकल वैसे इतने जॉब्स लोगों की जा रही हैं, निकाल दिया गया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, उसको किसी तरह बदला लेना है। उसने इस कंपनी के खिलाफ ही अपने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास चला गया। उसने बोला इस कंपनी ने मेरा डेटा मिस हैंडल किया है, झूठी उसने गवाही दे दी और झूठा एक केस बना दिया। तो ऐसा तो कहीं पे भी हो सकता है। तो क्या डेटा प्रिंसिपल अगर मिसयूज करेगा उसकी कोई लायबिलिटी है इस लॉ में? बिल्कुल है। कानून कहता है आप डेटा प्रिंसिपल, आप ये मत समझिए कि आपको पूरा लाइसेंस दिया गया है। आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप प्लीज जो कुछ भी करेंगे एज पर लॉ करेंगे, बोनाफाइड तरीके से करेंगे। अगर आपने झूठी कंप्लेंट किसी के बरखिलाफ कर दी और कल को पाया गया कि ये कंप्लेंट झूठी है, तो आप पर 10,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है प्रति कंप्लेंट। तो आपके ऊपर भी फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम है आपके ऊपर तो केवल 10,000 रुपए फाइन लग सकता है, वहां पर मिनिमम फाइन कंपनी के ऊपर 50 करोड़ है। तो डेल्टा दोनों में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि डेटा प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं इस कानून को दुरुपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कुछ मिसयूज होगा भी, लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर मैं
कंपनी हूं, आपकी कंपनी का कंपटीशन हूं और मुझे आपका बैंड बजाना है, तो मैं आपके किसी एम्प्लॉय के थ्रू कंप्लेंट करा दूंगा। मैक्सिमम क्या हो, 10,000। 10,000 रुपए। वो 10,000 रुपए कोई व्यक्ति दे देगा, लेकिन आपका बैंड बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही जो लूप होल है, इसको भी इस कहीं ना कहीं आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 इज टू लेस। हाँ, शायद 10,000 इसलिए रखा गया है कि आम आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो गलती से भी गलत कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन मिसयूज होने के चांसेस तो हो ही सकते हैं। अगर आप लॉ को इफेक्टिवली इन्फोर्स करेंगे, मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ जब आप आईटी एक्ट को जोड़ लेंगे, भारतीय न्याय संहिता को जोड़ लेंगे, तब सिचुएशन दूसरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोजिंग आपने एक डेटा प्रिंसिपल होने के नाते एक झूठी कंप्लेंट करी, तो 10,000 रुपए फाइन तो आपको डीपीडीपी एक्ट में पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि कंप्लेंट झूठी थी, और कंप्लेंट केवल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो सकती है, फिजिकल फाइल नहीं हो सकती, तो आपने झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए, झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए चीटिंग के लिए, तो उसमें 7 साल की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में। साथ ही साथ आपने कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस कर दिए, सेक्शन 66 सेक्शन 43 ऑफ द आईटी एक्ट, उसमें भी 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा लाइसेंस मिला हुआ है डेटा प्रिंसिपल को कि वो झूठी कंप्लेंट कर भी देंगे और कुछ नहीं होने वाला, उनके बरखिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हिदायत सभी को दी जाती है कि प्लीज इंश्योर करें कि आप लॉ के अनुसार काम करें। अगर आप लॉ की वायलेशन करेंगे, तब मान के चलिए ये लॉ कहीं ना कहीं आपकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। सर मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये तो बेसिक डेटा हर कोई लेता ही है, और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स का है, मैंने क्लाउड पर डाल दिया। एज यूजुअल कंपनीज क्लाउड पे ही डाल देती है, और वो एक अनफॉर्चुनेटली एक जंकयार्ड बन गया है। अब ये बात है 5 साल पुरानी, अब ये एक्ट आ गया है, एकदम से अलर्ट हो गई कंपनीज। मैं गलती से किसी का ईमेल आईडी, फोन नंबर मिस हैंडल कर लेता हूँ, नेग्लिजेंस शो कर लेता हूँ, और वो बंदा जो है वो मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल कर देता है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास चला जाता है। क्या सिर्फ इतनी छोटी बात के लिए, जो कंपनीज को छोटी लगती है नहीं, बट इतनी छोटी बात के लिए क्या सीधा 250 करोड़ की पेनल्टी हो जाए? देखिए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरा पर्सनल डेटा वो तमाम सारा डेटा है जो मुझे आइडेंटिफाई करता है एक पर्सन होने के नाते। मेरा नाम, मेरा पता, मेरा पेरेंटेज, मेरा जेंडर, मेरा हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल डेटा के दायरे में आती है। तो ईमेल भी मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईमेल मेरे के साथ कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो ईमेल मेरे साथ कनेक्ट करता है, इसलिए मेरी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पर्सनल ईमेल आईडी भी पर्सनल डेटा के दौर में आता है। तो एक बार आपने मेरे से ईमेल पहले ले ली, तो ले ली, उस जमाने में ली जब कानून नहीं था, कोई बात नहीं। अब डीपीडीपी एक्ट कहता है कि जब से लागू होता है कानून, आपको मुझसे फ्रेश कॉन्सेंट लेनी होगी कि साहब उस जमाने में या पहले किसी दौर पर हमने आपसे ईमेल एड्रेस लिया था, लेकिन अब इस नए कानून के अंतर्गत हम उस ईमेल का एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्लीज, ये मेरा नोटिस है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी वजह से मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे अपनी कॉन्सेंट दीजिए। अगर मैं उन्हें कॉन्सेंट देता हूं, तब तो वो मेरी ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं उन्हें कॉन्सेंट देता नहीं हूं, तब दैट इज द एंड ऑफ द मैटर, वो मेरा ईमेल आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर वो करेंगे और मेरी नोटिस में आ गया, तो मैं उनके खिलाफ शिकायत कर सकता हूं और उन पर फाइन्स लगाए जा सकते हैं, मिनिमम 50 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 250 करोड़ तक। सर, कंसेंट की आपने बात की, कंसेंट का मिसयूज बहुत कंपनीज पोटेंशियली कर सकती हैं। तो इस एक्ट के अंदर एक तो किस स्पेसिफिक कंसेंट की बात हुई है और क्या क्या अलग अलग कंसेंट है, बिकॉज हमारी आम जनता को नहीं पता। उनके लिए कंसेंट मतलब एक सिंपल डेफिनेशन होती है, जबकि लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें होती हैं कंसेंट के अंदर। कॉन्सेंट यानी कि स्वीकृति, यानी कि आपकी मंजूरी, परमिशन। कानून के दृष्टिकोण से देखें तो हर वो कोजेंट स्टेप जो शो करे कि आपने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद अपनी स्वीकृति, अपनी परमिशन, अपनी कॉन्सेंट दी, तब उसको कॉन्सेंट माना जाता है। तो पहली चीज, वर्बल कॉन्सेंट की एलिमेंट्स नहीं है, लिखत में होनी चाहिए। दूसरा, कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, इंपार्शियल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, कानून की रिक्वायरमेंट है। अगर ये तमाम सारी चीजें फुलफिल होती हैं,
और आप अपनी परमिशन देते हैं, तब तो वो लीगली वैलिड परमिशन मानी जाती है। सपोजिंग मेरे पर आपने प्रेशर डाल दिया कि भैया तुमने कंसेंट नहीं दिया, तुम्हारे बंदूक को उड़ा देंगे या तुम्हारे दुकान में आग लगा देंगे, कुछ ऐसा किया कि आपने मेरे दिमाग में डर फैला दिया और मैंने फिर आपको कंसेंट दी। कानून कहता है वो कंसेंट लीगल कंसेंट है ही नहीं, हम उसे लीगल परमिशन मानेंगे नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको जब कंसेंट या परमिशन लेनी है डीपीडीपी एक्ट में, फ्री फेयर इम्पार्शियल कंसेंट लेनी है। और जो डेटा प्रिंसिपल है उसका भी दायित्व है कि रूटीनली बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के आपने कंसेंट नहीं देनी है। कृपया पढ़ लीजिए कि आपको क्या नोटिस दिया गया है, और नोटिस में भी कानून कहता है कि साहब नोटिस है नहीं कि 1 लाइन का नोटिस दे दिया टाटा बाय बाय, नहीं। लॉ कहता है कि साहब आपको नोटिस डिटेल में देना है कि आपको किस प्रकार की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डेटा प्रिंसिपल की क्यों कलेक्ट करनी है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और कहां किस तरीके से आप इस पर्सनल डेटा को रखेंगे और फर्दर कैसे यूज करेंगे। तमाम सारी चीजें आपके नोटिस में आनी चाहिए। तो नोटिस में अगर ये तमाम सारी चीजें नहीं आई और मैंने कॉन्सेंट जनरल दे दिया, तब भी कानून बोलता है कि उस कॉन्सेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। लेकिन जब दूसरी पार्टी ने कहा कि सर मैं आपकी ये पर्सनल ईमेल आईडी लेना चाहता हूं, इससे मैं 3 चीजें करूंगा, एक तो मैं आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में भेजूंगा, दूसरा मैं आपकी ईमेल आईडी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करूंगा, तीसरा मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं उसको बेचने के लिए। 3 उद्देश्य दे दिए। आपने 3 उद्देश्य पढ़े और फिर कहा यार ये बेचने वाले काम तो मेरे से ठीक नहीं, तो मैं आपको बेचने की पावर तो देता नहीं हूं, मैंने आपको कंसेंट नहीं दी। आपको क्योंकि कंसेंट नहीं मिली तो आप एज ए डेटा फिड्यूशरी मेरा कोई डेटा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैंने बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे मैंने नीचे हाँ बोल दिया कि हाँ जी मेरी कंसेंट ले लीजिए, तो कंपनी तो गई, मुझे कंसेंट मिल गई। लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, कंसेंट वो फ्री नहीं थी, फेयर नहीं थी, इम्पार्शियल नहीं थी, तो इन्फ्लुएंस कंसेंट थी, रूटीन मंडेन थी। आजकल क्या होता है, हम लोग मोबाइल ऐप में जब डाउनलोड करते हैं तो अंधाधुंध वो परमिशंस मांगते हैं, हम दे देते हैं। कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता ही नहीं है। लेकिन कानून अब कहता है आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी उसके असर हो सकते हैं। सो इसलिए कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी है, कॉन्सेंट देना भी बहुत जरूरी है। आप डेटा प्रिंसिपल हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरी कॉन्सेंट फ्री है कि मैं किसी को बांटता चलता हूं। नहीं, मेरी कॉन्सेंट की कीमत है, क्योंकि उस कॉन्सेंट के साथ, उस अनुमति के साथ मेरा पर्सनल डेटा जुड़ा हुआ है। अगर मैंने कॉन्सेंट जितनी कम दी उतने कम चांसेस है कि मेरा पर्सनल डेटा मिसयूज नहीं होगा। लेकिन अगर अंधाधुंध में कॉन्सेंट देता गया तो मेरे पर्सनल डेटा का दुरुपयोग, मिसयूज बहुत ज्यादा होने वाला है और मेरा कोई कंट्रोल नहीं होने वाला। सो आपको सोच समझ के देनी है। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि साहब मैंने तो पढ़ लिया, मैं कॉन्सेंट देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद कुछ भी मिसयूज होता है, फिर आप शोर नहीं मचा सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो कॉन्सेंट पढ़ के पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से दे रखी है। तो इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल। इतनी जल्दी कॉन्सेंट देने की जरूरत नहीं है, चीजों को पढ़ने की जरूरत है। और अब वो दौर आ गया कि हमें अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों की प्राइवेसी लुप्त होती जा रही थी, इवेपोरेट हो रही थी। अब जितना जल्दी हम अपनी प्राइवेसी को संजो लें, उसको पास पकड़ के बैठा सकें, कंसोलिडेट कर सकें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी के लिए। इसलिए ये डीपीडीपी एक्ट एक गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन के तौर पर आ गया है, जो भारत के डेटा इकोसिस्टम को पूरी तरीके से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। सर, इम्प्लाइड कंसेंट का कॉन्सेप्ट डीपीडीपी एक्ट में है। देखिए, कंसेंट हैज टू बी फ्री, फेयर एंड एक्सप्लिसिट। आप कहो जी मैं इन्फर करता हूं इसलिए हो गया और तब मुझे कंसेंट थी, यो कहानी नहीं है। कानून कहता है आपकी कंसेंट एक्सप्लिसिट होनी पड़ेगी, लिखित में होनी पड़ेगी, फ्री होनी पड़ेगी, फेयर होनी पड़ेगी। इम्प्लाइड में तो पंगा होगा ना। आप कहोगे जी मैंने तो इम्प्लाई कर लिया, मैं कहूंगा मैंने तो इम्प्लाई नहीं किया, मैंने तो बोला नहीं था, आपने सोचा मैंने तो ऐसा बोल दिया था, तो झगड़ा पड़ेगा। इसलिए कानून कहता है कि आप लिखित में कंसेंट लीजिए और रिकॉर्ड साबित रखिए, अपने पास रखिए। कल को डेटा प्रिंसिपल कहता है मैंने आपको कंसेंट नहीं दी, तो आप दिखा तो सकते हैं साहब ये आपका रिकॉर्ड है, इसके थ्रू आपने अपनी कंसेंट दे रखी है। और इसके महत्व इसलिए भी हो जाता है बिकॉज लॉ आपको एज ए डेटा प्रिंसिपल एक और बहुत ही वैल्यूबल राइट देता है। वो राइट कि आप अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हो। चलो, मैंने आप मेरे पास आए, आपने कहा जी दुग्गल साहब मेरे को आपकी पर्सनल डेटा चाहिए, 3 चीजों के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ओके, मैंने आपको कंसेंट दे दी। आपने कंसेंट देने के बाद मेरा डेटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं परसों जगह पर मुझे लगा भाई ये तो बात ठीक नहीं है।
मैंने शायद गलत तरीके से कॉन्सेंट दे दी या मुझे नहीं देनी चाहिए थी, तो फिर कानून कहता है कि मेरे पास अधिकार है, मैं आपको बोलूं मैं अपनी कॉन्सेंट विड्रॉ कर रहा हूं, कभी भी किसी वक्त पे भी। और जैसे मैंने आपको कहा मैंने विड्रॉ कर लिया, आपका दायित्व है कि जितना मेरा डेटा है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो कुछ भी आपने डेटा मेरा इकट्ठा किया है आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप डीपीडीपी एक्ट का उल्लंघन करेंगे, वायलेशन करेंगे, उसमें फिर आपका एक्सपोजर 250 करोड़ पे आ जाएगा। तो सर आपने डिलीट की बात की, डिलीट कितनी देर, ये कोई टाइम ड्यूरेशन मेंशन है? देखिए कोई टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, मेरा पर्सनल डेटा है, मेरी मलकियत है, तो लिहाजा मैं ही खुद डिसाइड करूंगा कि मैं आपको कॉन्सेंट कितनी देर तक दूंगा, कब तक दूंगा, कब मैं विड्रॉ कर लूंगा। नहीं, कंपनीज को अगर मान लीजिए मैंने कंपनी को बोला, मैंने विड्रॉल दे दिया कि आप मेरा डेटा डिलीट करिए, तो कंपनीज के ऊपर क्या कोई डंडा है कि आपको इतने टाइम में डिलीट करना ही है? कंपनीज के ऊपर ये डंडा है कि उन्हें तुरंत से तुरंत डिलीट करना है। अभी रूल्स इस पर आने बाकी हैं, तो रूल्स क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कितने मिनिमम टाइम में करना है। लेकिन लॉ कहता है, डीपीडीपी एक्ट, द मोमेंट आपको बताया गया कि साहब ये कॉन्सेंट विड्रॉ की जाएगी, तुरंत आपने काम करना है और उस तरह के डेटा को डील नहीं करना, प्रोसेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि लॉ चाहता है कि जो राइट्स हैं डेटा प्रिंसिपल के वो संरक्षित हो सके, उनको रिस्पेक्ट किया जा सके। क्योंकि होगा क्या, सपोजिंग अगर आपने टाइम लिमिट कोई लंबी दे दी तो उस टाइम लिमिट के दरमियान भी मिसयूज होता रहेगा। इसलिए लॉ कहता है कि आज शाम को 6 बजे मैंने आपको इत्तला दी कि मैं अपनी कॉन्सेंट विड्रॉ कर रहा हूँ, 6 बजे के बाद आप मेरा डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो दूसरी बात है कि कंपनी कह सकती है अच्छा जी मुझे आधा घंटा दे दीजिए, 15 मिनट दे दीजिए, मैं तब तक इसको थोड़ा बहुत ठीक करती हूँ। बट कंपनी ये नहीं कह सकती कि मुझे 2 महीने दीजिए, मैं 2 महीने बाद देख के बताऊंगी कि मैं आपका कहाँ से चीजें डिलीट करनी है। ये कंपनी को काम आज करना पड़ेगा, तभी तो डीपीडीपी एक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल सब लोग सोच रहे हैं भाई क्या फर्क पड़ता है, डीपीडीपी एक्ट है, मेरा क्या लेने देना, क्या उखाड़ लोगे आप मेरा। ये लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है तब आपको ये विंडो नहीं मिलती। जब किसी व्यक्ति ने आपको रिक्वेस्ट कर दिया कि साहब मैं अपनी कॉन्सेंट को विड्रॉ कर रहा हूं, आपको इंस्टेंटेनियसली डिस्कनेक्ट करना है उसकी पर्सनल डेटा अपने सिस्टम से। आप बड़ी कंपनी है, आपके पास हजारों सिस्टम्स है, कहां करेंगे, कैसे करेंगे? आपको तैयारी पहले करनी पड़ेगी। तभी सरकार आपको समय दे रही है कि आप तैयारी कर लीजिए। अभी तो लोग कहते हैं कि साहब शेयर जब आएगा तब देख लेंगे, शेयर आए। जिस दिन शेयर आ गया उस दिन आपके पास मौका नहीं होगा, ना समय होगा, ना नजाकत होगी कि आप ढूंढ पाए, कर पाए एक ऐसा रास्ता जिसके माध्यम से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ह्यूजली इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस और इसलिए कॉन्सेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सर आपने बात की कि डेटा प्रिंसिपल्स की ड्यूटीज हैं। अब हमारी आदत तो है हम टर्म्स एंड कंडीशंस कभी नहीं पढ़ते, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब वो नोटिस जब हमारे पास आएगा और एक कंपनी से नहीं आएगा, अलग अलग कंपनी से आएगा, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, तो आई डोंट थिंक हमारे पास डिफेंस बचता है। कल को हमारा डेटा मिसयूज भी हो गया तो क्या डिफेंस बचेगा? या फिर ये नोटिस सिर्फ इतना ही है कि वो चीजें, मान लीजिए कंपनी ने आपको बोला है कि मैं 3 चीजों के लिए यूज कर रहा हूं आपका डेटा, मैंने नोटिस नहीं पढ़ा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया उसको, कल को इन तीनों यूज केसेस में से कहीं एक मिसयूज हो जाता है मेरा डेटा, तो क्या मैं एज अ डेटा प्रिंसिपल बोल सकता हूं या फिर ये मेरे पे बैकफायर करेगा कि आपने तो इसे एक्सेप्ट पहले कर दिया था? इसलिए तो कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करने से पहले 4 बार सोच लीजिए, क्योंकि लॉ कहता है कि 2 तरह की चीजें, आज के बाद और आज से पहले। कल, आज और कल के साथ डील करता है कानून डीपीडीपी एक्ट। कल, आने वाला कल इसलिए क्योंकि आपको डेटा का संरक्षण करना है, डेटा का रिस्पेक्ट करना है, वो कल। आज इसलिए क्योंकि आज आपने लोगों से कॉन्सेंट लेनी है, उनको नोटिस देना है, ये आज जरूरी। और बीता हुआ कल इसलिए क्योंकि कल, पिछले बार बीते हुए कल में भी तो आपने मेरा डेटा लिया था, उसको आप आज इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको मेरे से सेपरेट कॉन्सेंट लेनी होगी, आपके पास जो लेगेसी डेटा हो, हिस्टोरिकल डेटा हो। तो बॉटम लाइन इज दैट कि आपको हर लेवल पर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस साबित करना है कि साहब आपने इस कानून का पालन किया है। एंड द फैक्ट इज, जो डेटा प्रिंसिपल है उसको भी ध्यान रखना है। आप ये नहीं कह सकते साहब लॉ तो आ गया था, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अंधाधुंध कॉन्सेंट दे दी, क्योंकि कंपनी तो कहेगी साहब ये आपका लिखित कॉन्सेंट है, ये आपने क्लिक किया था, तो एक बार आपने कॉन्सेंट दे दिया तो हम तो मानते हैं कि फ्री एंड फेयर है, आप दिखाइए कि फ्री एंड फेयर नहीं। तो आपके ऊपर दायित्व बन जाता है, प्लीज डोंट बी इन अ हरी टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ दीज नोटिसेस। कोशिश करें, नोटिसेस को पढ़ें ध्यान से और बहुत ज्यादा कंजूस हो जाइए। डीपीडीपी एक्ट आपको कंजूसी सिखा रहा है। क्यों?
क्योंकि अगर आप कंजूस बन गए और आपने कंजूस होते हुए कंजूसी से अपनी कम से कम कॉन्सेंट दी, तो आप बहुत ज्यादा धनवान होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका डेटा, पर्सनल डेटा सुरक्षित होने वाला है, प्रोटेक्टेड होने वाला है, आपका एक्सपोजर साइबर क्राइम के प्रति कम होने वाला है, और अल्टीमेटली आपका जो डिजिटल प्रेजेंट है और डिजिटल फ्यूचर है वो भविष्य में उज्जवल होने वाला है। सो बॉटम लाइन इज, आपने अपने आप से पूछना है, क्या मुझे आज जल्दी करनी है? डू आई नीड टू एक्ट इन हेस्ट एंड रिपेंटेड लेजर, और या मैं अपना समय लेता हूं, पढ़ता हूं नोटिस, दिमाग लगाता हूं कि क्या मुझे इन्हें कॉन्सेंट देनी है या नहीं देनी है। अगर देनी है तो लिमिटेड तरीके से देनी है, और अगर गलती से दे भी दी तो कोई बात नहीं, विड्रॉ कंसेंट करने की ऑप्शन हमेशा इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों? विड्रॉ करके आप दोबारा फिर कंसेंट दे सकते हैं, लेकिन जैसे आपने विड्रॉल का नोटिस दे दिया उसके बाद आपका डेटा ये कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। सर एक रियल आपको मैं इंस्टेंस बताता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में था तब हमारी क्लास में एक लड़का था, वो अगेन लॉ कॉलेज है तो अपने राइट्स के बारे में जागरूक होना एक बड़ा एक फैशन की चीज़ होती थी। तो वो बंदा ना हर टाइम सवाल पूछता था कि मेरे राइट्स ये हैं, वो हैं, XYZ। तो उसका डेटा को लेके भी बड़ा इंटरेस्ट था। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग अपना डेटा दे रहे थे और उसने टीचर से सवाल करने शुरू कर दिया, ये डेटा मेरा क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, कितनी देर तक रखोगे, जो आज रेलेवेंट है। तो एक पॉइंट के बाद टीचर इतनी इरिटेट हो गई, उसने बोला तुम ना अपनी लिमिट में रहो, ठीक है, जितना तुम्हें पता होना चाहिए उतने रखो, ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं। अब ये चीज आज भी हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन जो ड्यूटी है इनकी डेटा फिड्यूशरीज की, कॉलेजेस स्कूल्स 10-10 साल पुराना डेटा रखते हैं। कोई बच्चा, क्योंकि उनसे अथॉरिटी पोजीशन में नहीं है, टीचर की पोजीशन में, वो आके बोलता है और ये मना कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये चीज आगे भी होगी तो कैसे इस चीज से डील किया जाए? मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नया चैप्टर खुलने वाला है। डीपीडीपी एक्ट में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सारे आ रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, वो डेटा के भंडार हैं। वो पर्सनल डेटा डील करते हैं, क्योंकि बच्चों का डेटा एकत्रित करते हैं। अभी तक तो कोई कानून था नहीं, तो बात ठीक थी। अब ये डेटा फिड्यूशरी बन जाते हैं भारत के डीपीडीपी एक्ट में। एक बार आप डेटा फिड्यूशरी बन गए तो आपके पास एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कि आज के बाद से जिन बच्चों की आप दाखिला करेंगे, डील करेंगे, उनका पर्सनल डेटा लेने से पहले आप उन्हें पहले नोटिस देंगे, उन्हें बताएंगे कि मैं आपका पर्सनल डेटा क्यों लेना चाहता हूं, और उनसे कॉन्सेंट लेंगे। कॉन्सेंट मिलेगी तब आप वो डेटा बच्चों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये तो हो गए आज के बाद की बात। लेकिन जो पुराना बीता हुआ कल है, डीपीडीपी एक्ट कहता है आपके पुराने बच्चे भी तो हैं जिनके कोर्सेज चल रहे हैं, उनका डेटा आपके पास ऑलरेडी है। अब डीपीडीपी एक्ट कहता है उस डेटा का यूज करने के लिए भी आपको उन्हें पुनः से कॉन्सेंट पुनः लेनी पड़ेगी, आपको उन्हें दोबारा नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद उनकी फ्रेश कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी, तब तो आप पुराना डेटा, पर्सनल डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ी हेडेक हो जाने वाली है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और अगर ये थोड़े से भी नेग्लिजेंट हो गए तो उनका एक्सपोजर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पर बहुत ज्यादा होने वाला है। मुझे क्यों लगता है कि अभी भी अधिकांश जो डेटा फिड्यूशरीज है इंडिया में, अभी तक अपनी सोते हुई नींद से जगे नहीं है। उनको जगने की जरूरत है। आग आज आपके दरवाजे पर आ गई है। अगर आप नहीं अब जगे तो ये आग कहीं ना कहीं आपको इंगल्फ कर लेगी, और इस आग से अगर आपने बचना है तो डीपीडीपी एक्ट का ही सहारा लेना है। वो जो डीपीडीपी एक्ट आपको शीतल धारा जल की प्रदान करता है, उसका इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप इस आग को बुझा पाएंगे, वरना फिर आने वाले टाइम में हम सिर्फ शिकायत ही करते रह जाएंगे, साहब उस टाइम पे मैंने गलत काम कर दिया, अगर मैं कर चुका होता, डीपीडीपी एक्ट को कंप्लाई कर लिया होता, तो आज मैं कहीं और होता। वो जो आपको एक फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस हो, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूज है। एक फाइन और आपकी जो बिजनेस ऑपरेशंस है और पोटेंशियल फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई दो राह नहीं है। डीपीडीपी एक्ट के अंदर कौन कौन डेटा फिड्यूशरी नहीं है? हर वो व्यक्ति जो डिसाइड नहीं कर पाता कि किसी और व्यक्ति के डेटा को कैसे डील, हैंडल या प्रोसेस किया जाना चाहिए, वो डेटा फिड्यूशरी नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं एक आज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करता हूं। मुझे सिम लेना है, डुप्लीकेट सिम लेना है।
मैं वहां जाता हूँ, वो कहते हैं साहब अपने ये फॉर्म भर लीजिए, उस फॉर्म में भी मेरा पर्सनल डेटा होगा, तो वो जो सेलुलर कंपनी है वो भी डेटा फिडुशियरी हो गई। बैंक जाता हूँ, बैंक के पास फिर भी मेरे नंबर हैं, मेरे फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वो भी डेटा फिडुशियरी हो गई। अधिकांश लोग आज डेटा फिडुशियरी की कैपेसिटी में आ रहे हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अपनी नींद से जगने की आवश्यकता है, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट कह रहा है सुबह की बेला आ गई है, नींद से जग जाओ और मेरे प्रोविजंस का फॉलो कर लो। नहीं करोगे तो आने वाले तपती हुई धूप में आपको जलना पड़ जाएगा और आपको फाइन का सामना करना पड़ जाएगा। तो जितनी जल्दी, इंटेलिजेंट आदमी वही होता है जो जितनी जल्दी सिग्नल्स को पकड़ ले। ये सिग्नल्स बहुत साफ हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। और अगर हम सोच रहे हैं कि 250 करोड़ का शेयर कभी आएगा नहीं, तो हम गलत सोच रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है भाई 250 करोड़ किसी के पास है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं देंगे क्या होगा। मुझे लगता है कुछ केसेस में 250 करोड़ फाइन आ सकता है। एक फाइन या कुछ फाइन भी आ गए तो ये मैसेज जो है ना इकोसिस्टम में लाउड एंड क्लियर चला जाएगा, साहब अगर उनके ऊपर लग गया और उनके सारे प्रॉपर्टीज कुर्क हो गए तो हम किस खेत की मूली है। मुझे लगता है वो मैसेजिंग जाना बहुत जरूरी है, बट हम उस दिशा में पुश करना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम इंडिया में ये है, हम लोग प्रोएक्टिव कंप्लायंस नहीं करते। हमें लगता है बॉस देख लेंगे, कानून है ना, हम जुगाड़ कर लेंगे, काम चलो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी बात मान लीजिए कि डीपीडीपी एक्ट में जुगाड़ नहीं चलने वाला है। अगर आप जुगाड़ के घोड़े पर सवार हैं तो समझ लीजिए कि आप डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर हैं। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इंपैक्ट होने वाला है, आप पर फाइन लगने वाला है, और फाइन भी मिनिमम 50 करोड़ है, मैक्सिमम 250 करोड़ है। तो अगर आपके पास लूज चेंज है तो इस घोड़े पर सवारी करते रहिए, ये लूज चेंज नहीं है तो घोड़े से बाहर निकलिए, उतर लीजिए, लोगों की कॉन्सेंट ले लीजिए, कानून का पालन करिए और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रखिए। क्यों? क्योंकि जब शिकायत आएगी आपको सबूत के माध्यम से दिखाना पड़ेगा कि साहब इस तरीके से मैंने डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है। सर अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, तो डीपीडीपी एक्ट सारे डेटा के लिए? देखिए बहुत सी गलत धारणा है कि डीपीडीपी एक्ट है वो सारे डेटा के लिए है। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि डीपीडीपी एक्ट 2023 सारे डेटा के लिए बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक छोटे से डेटा सेट को डील करता है, और वो डेटा सेट है पर्सनल डेटा। अगर आपका पर्सनल डेटा है जो आपको आइडेंटिफाई करता है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका वजूद जुड़ा हुआ है, वो डेटा की प्रोटेक्शन की ही बात ये कानून बोलता है। नॉन पर्सनल डेटा इसमें कवर नहीं होता, गवर्नमेंटल डेटा इसमें कवर नहीं होता, जेनरिक डेटा इसमें कवर नहीं होता। और सेंसिटिव पर्सनल डेटा? सेंसिटिव पर्सनल डेटा तो पर्सनल डेटा के अंदर ही आएगा ना। तो एक पर्सनल डेटा छाता है, उसके नीचे एक छोटा छाता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा। तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा तो ऑटोमेटिकली डीपीडीपी एक्ट के कवरेज के अंदर आज हो जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी कॉन्वर्सेशन की है, मेरे को कोविड का वो टाइम याद आता है, अर्ली मार्च ऑफ 2020, जब ये न्यूज आई थी कि कोविड भारत में आ गया है। तो सबकी अप्रोच थी, अरे मेरे यहाँ तो नहीं आएगा, देखी जाएगी। शुरू से बोला गया था मास्क पहनिए, सैनिटाइज यूज करिए, लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी कॉलोनी में किसी को हो गया, एक केस भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता लग गया, तो सब मास्क पहनना शुरू कर देते थे। एंड आई थिंक ये ह्यूमन एक वो है, हमारी आदत है। तो डीपीडीपी को लेके भी जितना अभी तक मैंने भी जितनी कॉन्वर्सेशंस की, लोगों का काफी एक लेड बैक अप्रोच है, देखी जाएगी, कर लेंगे, जब मुसीबत आएगी तब देखेंगे, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी कंपनीज है, देखी जाएगी। तो आई एम श्योर आपने भी अपने, जब आप डील करते हैं कंपनीज के साथ, तो ऐसा कोई अप्रोच देखने में सामने आता है। लेकिन इस अप्रोच के चलते आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पहला तो देखी जाएगी अप्रोच डीपीडीपी एक्ट के साथ तो चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कानून आ गया है तो ये कानून अब बदलने वाला नहीं है जब तक पार्लियामेंट इसको अमेंड ना करे या इसको रिपील ना करे, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड हो चुका है। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं देखी जाएगी, तो जिस वक्त आग लगेगी उस वक्त आपके पास बैंडविड्थ नहीं होगी, एविडेंस नहीं होगा, ना कैपेसिटी होगी कि आप उस आग को बुझा लेंगे। क्यों? क्योंकि आग लगने से पहले कानून कह रहा है कि साहब ये तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने की आपकी बैंडविड्थ आपके पास होगी नहीं। और अगर आप सोचते हैं कि जुगाड़ कर लेंगे, झूठे सबूत बना लेंगे, फोर्ज्ड रिकॉर्ड्स बना लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी की परिभाषा में आता है, वो सेपरेट ऑफेंस बन जाता है, 7 साल की सजा है, जुर्माना है, साथ ही साथ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के दायरे में भी आ जाते हैं आप सेक्शन 66 और सेक्शन 43 आईटी एक्ट के तहत।
सो देखी जाएगी वाला अप्रोच शायद मुझे लगता है डीपीडीपी एक्ट में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आप कानून जब तक नहीं बदला जाएगा आपको पालन करना पड़ेगा, और अगर एक शिकायत आ गई और आप तैयार नहीं हुए या आपके पास सबूत नहीं हुआ इस बात को दिखाने के लिए कि मैंने डीपीडीपी एक्ट को कंप्लाई किया हुआ है, तब निश्चित तौर पर आपका एक्सपोजर हो जाएगा। तो मिनिमम 50 करोड़ का तो आप जुगाड़ करके रख ही लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनिमम फाइन 50 करोड़ तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लगाना ही होगा। एक्चुअली कानून इतना सख्त हो गया है कि उसने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हाथों को बांध दिया है कि अगर आप फाइन लगाना है तो मिनिमम फाइन 50 करोड़ के ऊपर है। आप मिनिमम फाइन लगाइए, 50 करोड़ लगाइए, और फिर आपकी डिस्क्रिप्शन है 50 करोड़ से 250 करोड़ तक फाइन लगा दीजिए। लेकिन आप चाहते कि नहीं मैं 50 करोड़ से नीचे फाइन लगाऊं, कानून वो परमिट ही नहीं करता। तो आपको जब फाइन लगाना होगा तो 50 करोड़ तो लगाना ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखी जाने की वजह से ज्यादा अच्छा है, बेटर है कि हम प्रोएक्टिवली लॉ को कंप्लाई करें। स्टेक्स बहुत हाई है। आज हमने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है, हम अपनी कंपनी चलाते हैं, हम कुछ और व्यवसाय करते हैं, हम लोग बहुत देर बाद अपनी क्रेडिबिलिटी बना पाते हैं। अगर आपके बरखिलाफ डीपीडीपी एक्ट में शिकायत आ गई, वो क्रेडिबिलिटी पर एकदम सेंध लग जाएगी। सर आजकल स्टार्टअप कल्चर चला हुआ है, स्टार्टअप्स के लिए तो बिल्कुल रेपुटेशन सब कुछ, नया भी ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना बड़ा एक रेपुटेशन डैमेज है। स्टार्टअप्स को भी इस कानून का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पालन करेंगे तो आपकी रेपुटेशन इंपैक्ट हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा कि आपको क्या एग्जेम्पशन मिल रही है या नहीं मिल रही। ये बात सही है कि गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कुछ चुनिंदा एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है अगर वो नेसेसरी हो, इन सर्टन limited circumstances, sovereignty, security of India, friendly relations with other nations, public order, decency, or to prevent the commission of any cognizable offence. लेकिन अभी जो ड्राफ्ट डीपीडीपी रूल्स 2025 प्रकाशित हुए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर आप एग्जेम्प्ट भी होंगे तब भी आपको मिनिमम पैरामीटर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आप ये मत समझ लीजिए कि आप एग्जेम्प्ट हो गए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर भी साइबर सुरक्षा के कदम उठाने हैं ताकि आप लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। सो बॉटम लाइन है कि दो तरह के इकोसिस्टम में प्लेयर्स होंगे, एक तो होंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज जो एग्जेम्प्ट की जाएंगी, और एक बाकी सारे लोग जो एग्जेम्प्ट नहीं किए जाएंगे। तो अगर आप एग्जेम्प्ट नहीं हुए तो आपको इस कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एग्जेम्प्ट हो भी गए तब भी आपको साइबर सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे ताकि आप डेटा की प्रोटेक्शन कर सके। सो ऑल सेड एंड डन आने वाला समय बताएगा। देखिए, इस कानून को लागू होते होते कुछ समय लगेगा। जैसे हमने जीडीपीआर में देखा यूरोपियन यूनियन में, उन्होंने करीबन समय दिया ताकि कंपनियां तैयार हो जाएं, तैयारी पूरी कर लें, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। मैं समझता हूं यहां पर भी कुछ समय मिलेगा, लेकिन इनफाइनाइट समय नहीं मिलने वाला। और अगर आप सोचें कि हम तो स्पेशल हैं, हम पर तो डीपीडीपी एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा, तो आप गलत सोचते हैं। ये कानून गेम चेंजिंग कानून है, इसलिए प्रोएक्टिवली कंप्लाई कर लें, ज्यादा अच्छा है। अपने बिजनेस, अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाइए, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट में ये क्षमता है कि आपके बिजनेस, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन को तहस नहस कर सकती है अगर आपने इसकी प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया। काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जी सर, आपने समय और तैयारी के बारे में बात की, तो आई एम श्योर कुछ कंपनीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो तैयारी कर रही हैं, और आपके पास भी कुछ कंपनीज आती होंगी कि आप बताएं कैसे हम पहले ही इससे बच सकते हैं, कि हम थोड़ा टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर लें जिससे हम ये 50 करोड़ और 250 करोड़ की पेनल्टी से बच सकें। तो सर मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, मैं आपके पास आया हूँ और मैं स्टार्टअप हूँ, मैं बोलता हूँ जी ये तो मेरा बिजनेस है, आप बताएं कैसे करना है, तो आप उसमें उनकी कैसे हेल्प करते हैं? तो हमारे पास बहुत सारी कंपनियां आती हैं एडवाइस करने के लिए, प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए। तो हम कई कदम उठाते हैं। पहली बात तो हम गैप एनालिसिस करते हैं कंपनियों के, ये देखने के लिए कि रीइन्वेंशन ऑफ द व्हील ना हो। हर कंपनी ने कुछ ना कुछ तो सिस्टम बना ही रखा है ताकि डेटा का संरक्षण हो सके। तो हम सबसे पहले आंकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपने क्या क्या प्रोविजंस बना रखे हैं, आपका टेक्निकल आर्किटेक्चर कैसा है, आपके सिस्टम्स किस तरीके से लेड आउट हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि आपका डेटा किन किन डेटा पॉइंट्स पर कहाँ है। और उस गैप एनालिसिस के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी करंट लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ गैप्स हैं जहाँ पर वो कानून को फॉलो नहीं करते हैं।
और एक बार गैप एनालिसिस रिपोर्ट आ जाती है तो जो गैप्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं कि साहब यहाँ पर कमियां हैं। तो फिर हम उन कंपनियों की मदद करते हैं उस गैप्स को फुलफिल करने के लिए, उनके लिए पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको किस किस लेवल पर क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है, क्या कदम उठाने हैं, ताकि अलग अलग प्रोविजंस जो डीपीडीपी एक्ट के हैं वो आप कंप्लाई किए जाए। हम साथ ही साथ उन्हें ये भी एडवाइस करते हैं कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नहीं पता कि किस व्यक्ति ने मेरे बरखिलाफ शिकायत कर देनी है डीपीडीपी एक्ट में, तो मुझे तैयारी पूरी करनी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना है और उसको उस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है ताकि उसको एडमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाए जा सके। साथ ही साथ हम कंपनियों को ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं ताकि आप पूरी तरीके से डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई कर सके। ये तो अधिकांश लोगों के साथ, कंपनियों के साथ हम करते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी आती हैं कि चलिए वेट कर लेते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि एटलीस्ट आप गैप एनालिसिस कर लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। आप गैप्स को खुद फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं, आप हमारी मदद लेना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, ये हमारा रिक्वेस्ट होती है। और अधिकांश कंपनियां आजकल मान रही हैं। उसका रीजन ये है कि कंपनियों को वो जो पहला थॉट प्रोसेस था कि साहब जब आएगा तब देखेंगे, वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, गैजेट में पब्लिश हो चुका है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो ये लॉ ऑफ द लैंड तब तक नहीं बदलने वाला जब तक कोई नया कानून नहीं आने वाला। तो जितनी जल्दी हम इसके साथ कंप्लाई कर सके। दूसरी एक और मैं एलिमेंट देखता हूँ कि अक्सर ये कंपनियों में बहुत सारी मिथ्या रहती है, मिथ्स रहती है। ये 250 करोड़ मुझको तो कभी टच ही नहीं करेगा और मुझे तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो उन्हें बताना पड़ता है कि साहब आपकी यहाँ पर अगर कॉन्ट्रीवेंशन हो गई तो आपका एक्सपोजर 250 करोड़ पे फाइन का हो सकता है। अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सीरियसनेस आ गई है। एटलीस्ट कंपनीज के बोर्ड लेवल पर बहुत सीरियसनेस है। बोर्ड्स बहुत क्लियर हैं कि साहब अगर मेरी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आ गई तो बोर्ड की पहली जिम्मेदारी है, दूसरा जवाबदारी भी है, तीसरा उनका एक्सपोजर भी है। तो बोर्ड्स कंपनीज को पुश कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप अपनी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स करिए, अपना गैप एनालिसिस करिए जो हम करते हैं, और प्रोएक्टिवली कंप्लायंस कर लीजिए। हम बहुत सारी कंपनियों के ऑलरेडी करंट कंप्लायंसेस कर चुके हैं कि साहब डीपीडीपी एक्ट में जो कानून है उसके तहत हमने कंप्लायंसेस कर दिए हैं। जैसे जैसे नए नए रूल्स केंद्रीय सरकार लेती आती रहेगी, हम उन रूल्स के अनुसार उस करंट लेवल ऑफ कंप्लायंसेस में थोड़े बहुत बदलाव करते रहेंगे ताकि हम प्रोएक्टिवली कंप्लायंट हैं। क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस टेक्स बहुत ज्यादा है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि साहब मैं कानून का पालन ना करूं। तो उनकी हम प्रोएक्टिव कंप्लायंसेस करते हैं और एडवाइस करते हैं कि साहब आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सके ताकि डेटा ब्रीच ना हो सके। क्योंकि कानून में एक और प्रोविजन है, ये डीपीडीपी एक्ट कहता है कि अगर आप किसी पर्सनल डेटा के साथ डील कर रहे हैं, डेटा प्रिंसिपल का, और उसमें सेंध लग जाती है, ब्रीच हो जाता है, तो वो पर्सनल डेटा ब्रीच होगी और आपको तुरंत नोटिफाई करना होगा, ना केवल डेटा प्रिंसिपल को बल्कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी नोटिफाई करके बताना होगा कि साहब क्या हुआ। तुरंत नोटिफाई करिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को और अगले 72 घंटों में आप डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट दीजिए कि साहब कहाँ गलती हो गई, कहाँ से सेंध लगी, कहाँ से ब्रीच हुआ और आप क्या कदम उठा रहे हैं ताकि उस ब्रीच को आप कहीं ना कहीं बंद कर सके। ये तो एक एक्सपोजर है। साथ ही साथ क्योंकि आप डेटा फिड्यूशरी हैं, आप सर्टेन रूल्स के साथ भी कवर होते हैं। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्शंस हैं 2022 के, ये आईटी एक्ट के अंदर आते हैं। वो डायरेक्शंस कहती हैं कि द मोमेंट आपको पता लगे कि आपके यहाँ साइबर सुरक्षा में सेंध लगी है, ब्रीच हुआ है, तो पहले 6 घंटों में ही आपको उसको मैंडेटरली रिपोर्ट करना है टू द नोडल एजेंसी ऑन साइबर सिक्योरिटी, जिसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया या सर्टेन बोलते हैं। अगर आप 6 घंटों में उसको नहीं रिपोर्ट करते सर्ट को, तब आप एक दंडनीय अपराध कमिट कर लेते हैं, ऑफेंस अंडर सेक्शन 70B6 आईटी एक्ट। उसमें सजा है इम्प्रिजनमेंट की और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान भी है। तो वो अलग एक्सपोजर है, वो तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन में आपको सेपरेट नोटिफाई करना है डेटा प्रिंसिपल को, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, और साथ ही साथ उन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना है कि साहब हमारे यहाँ क्या टेक्निकल कदम हम उठा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की डेटा ब्रीचेस ना हो सके। तो ये जो आपने पूरा सिनेरियो बताया जैसे आप कंपनीज की हेल्प करते हैं, मुझे ये डॉक्टर्स की याद दिलाता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा आपको दवाई नहीं देते थे, वो
पहले चेकअप करते हैं, जो आपका गैप एनालिसिस हो गया, उसके बाद बताते हैं क्या सही है, क्या कमी है, क्या कर सकते हैं। आई होप आई एम करेक्ट। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन सवाल ये ना, कई बार जो क्लाइंट या पेशेंट आता है वो कहता है मुझे तुरंत देखिए, मुझे तुरंत दवाई दे दीजिए। अब प्रॉब्लम है, जब तक आप पूरे सिम्टम्स को देखेंगे नहीं तब तक आप दवाई नहीं दे सकते। सिमिलरली अगर आप पूरे आर्किटेक्चर को नहीं समझेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं कि साहब पर्सनल डेटा कहाँ कहाँ पर किस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में रहता है, तब तक आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आप कहाँ कहाँ डीपीडीपी एक्ट को कंप्लाई कर रहे हैं और कहाँ उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए वो गैप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट उससे ना एक कंफर्ट फैक्टर भी आ जाता है, एक कंपनी को पता लग जाता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। जो हम लोग मिस्टेकन नोशन में होते हैं कि साहब मैं तो पूरी तरीके से कंप्लाई कर रहा हूँ, वो मिस्टेकन नोशन कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो जाता है। आपको रियलिस्टिक रियलाइजेशन हो जाती है कि बॉस मैं तो कंप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ग्रे जोन है, जितनी जल्दी मैं इसको एड्रेस कर लूँ अच्छा है। और ये डीपीडीपी प्रैक्टिशनर्स के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप उतना ही काम करिए जितना जरूरी है। क्लाइंट आपके पास आया, कोई बात नहीं, आप डेटा प्रोटेक्शन के संदर्भ में उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने गैप एनालिसिस किया और उसके तत्पश्चात जहां जहां गैप्स हैं उनको फिलफिल किया, तो रीइन्वेंशन ऑफ द व्हील भी रुक गया, कम रिसोर्सेज खर्च हुए, आपकी जो पूरा लाइफ साइकिल है वो आपके कंट्रोल में आ गया और आपकी कंप्लायंस भी हो गई। तो ऑल सेड एंड डन, ये विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, वेदर इट्स डेटा fiduciaries or whether it's DPDP practitioners. सर आजकल हमको पता ही है कि छोटे बच्चे जो हैं 10-12 साल के भी गेम्स खेलते हैं, आईपैड्स, कंप्यूटर्स, अब उनका भी डेटा है जी। वो डेटा ज़्यादातर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है? डीपीडीपी एक्ट बहुत क्लियर है कि जब वो पर्सनल डेटा की बात कर रहा है तो वो दो प्रकार के पर्सनल डेटा की बात कर रहा है। एक पर्सनल डेटा उन लोगों की जो अडल्ट है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है, और दूसरा पर्सनल डेटा उनकी जो बच्चे हैं, जो माइनर हैं, जो 18 साल से नीचे हैं। कानून कहता है कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपको क्षमता, आपको कैपेसिटी नहीं है कि आप कॉन्सेंट कर सकें। तो लिहाजा अगर आपका पर्सनल डेटा किसी ने इकट्ठा भी करना है या प्रोसेस करना है तो वो आपके पेरेंट की कॉन्सेंट के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए बच्चे आप तो कॉन्सेंट दे नहीं सकते, आप जुवेनाइल हो, और मेजॉरिटी एक्ट के अंतर्गत आप में ये क्षमता और लीगल कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि आप कॉन्सेंट दे सकें। इसलिए एज गेटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। सवाल है कैसे डिटरमिन करेंगे कौन व्यक्ति बच्चा है, कौन व्यक्ति अडल्ट है? तो उसके लिए कानून कहता है कि आपको स्पेसिफिक मेथोडोलॉजीज, प्रोसेसेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, एज गेटिंग मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि साहब ये बच्चा का डेटा है तो इसलिए इस तरीके से हैंडल करना है, ये नॉर्मल अडल्ट का डेटा है। अगर अडल्ट का डेटा है तो आपने नोटिस अडल्ट को देना है, कॉन्सेंट अडल्ट से लेनी है और कहानी खत्म हो गई। जब बच्चों का डेटा है तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो विजिटर आया है क्या वो बच्चा है या नहीं है। अगर बच्चा है तो फिर आइडेंटिफाई करना है कि उसके माँ बाप कौन है। तीसरा, फिर उनके माँ बाप को आपको नोटिस देना है कि साहब हम आपके बच्चे की पर्सनल डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से कलेक्ट करना चाहते हैं। चौथा, आपको उनके माँ बाप से कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी कि उन्हें कोई एतराज नहीं है कि उनके बच्चे का पर्सनल डेटा आप कलेक्ट करें। ये सारी कंडीशंस फुलफिल करेंगे तब आप बच्चों के पर्सनल डेटा को डील कर पाएंगे डीपीडीपी एक्ट में। नहीं करेंगे तो वो एक्सपोजर मिनिमम 50 करोड़ और मैक्सिमम 250 करोड़ रुपए फाइन आपके लिए खड़ा है। एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं सर। मान लीजिए मैंने अपना डेटा एक बाहर की कंपनी को दे रखा है, मैं उसकी सर्विसेज यूज करता हूँ। कंपनी जो है वो कंट्री एक्स में है और कल को कंट्री वाई से कोई हैकर्स हैं जिन्होंने इन पे डेटा ब्रीच अटैक कर दिया और मैं एज एन इंडियन सिटीजन मेरा डेटा गया। अब कंट्री जो कंपनी है वो कंपनी भी बाहर की कंट्री की है, जिसने हैक किया वो एक और कंट्री का है, सब कुछ इंडिया से बाहर हो रहा है, लेकिन मेरा डेटा एज एन इंडियन सिटीजन बाहर मिसयूज हो गया है, ढंग से नहीं मैनेज हुआ। ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू द डीपीडीपी एक्ट क्या होगा? डीपीडीपी एक्ट बहुत क्लियर है। ये कानून लागू है हर वो इंडियन कंपनी में या कोई फॉरेन कंपनी में जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। साथ ही साथ ये कानून लागू होता है हर वो फॉरेन कंपनी को भी जिसकी सर्विसेज इंडिया में विद्यमान कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर हैं और जिसकी वजह से पर्सनल डेटा एकत्रित होता है। तो आपने जैसे केस बताया, कंपनी बाहर है, आप इंडिया में हैं, उस कंपनी ने आपका डेटा लिया,
डेटा ब्रीच किसी और हैकर ने कर दिया, तो उस कंपनी की जिम्मेवारी डीपीडीपी एक्ट में बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने अपनी सेवाएं आपको इंडिया में अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर मत दी, आपका डेटा एकत्रित किया, और अगर ब्रीच हुआ तो उसको डीपीडीपी एक्ट की कंप्लायंस करनी पड़ेगी, यानी कि तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा टू डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ ही साथ 72 घंटे में टेक्निकल रिपोर्ट देनी पड़ेगी टू डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेगी तो उसके बरखिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सो टू दैट एक्सटेंट इस कानून की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, और अगर आप कहीं पर भी दुनिया में कोई भी कंपनी है, अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के माध्यम से, इंडियन सिटीजन्स का डेटा दे रहे हैं, तब कानून कहता है कि आपको इस डीपीडीपी एक्ट के प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। सर मान लीजिए जैसे एचआरस हैं, जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग कंपनीज के, मैं देख रहा हूँ डीपीडीपी के रिगार्ड्स में ये लोग काफी वेबिनार्स करते हैं, जो आई थिंक जरूरी भी है। तो एचआर प्रोफेशनल का ऐसा क्रिटिकल रोल क्यों है? अगर मान लीजिए डेटा ब्रीच अटैक होता है, बोर्ड है, मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजर अगर कोई है, उसकी क्या लायबिलिटी होगी? मुझे लगता है एचआर मैनेजर की बहुत जबरदस्त लायबिलिटी होने वाली है। क्यों? जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? आप ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पर्सनल डेटा एकत्रित कर रहे हैं। तो आपकी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी भी एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठा करने से पहले आप पहले उसे नोटिस देंगे, उसकी कंसेंट लेंगे, और फिर उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। अगर आपने एचआर होने के नाते इस डीपीडीपी को कंप्लाई नहीं किया और आपकी कंपनी के बरखिलाफ कंप्लेंट आ गई, तो एक बात तो सुनिश्चित है, आपकी नौकरी तो पहले दिन जाने वाली है। दूसरी बात, कंपनी का एक्सपोजर मिनिमम 50 करोड़ से मैक्सिमम 250 करोड़ होने वाला है। तीसरी, कंपनी की रेपुटेशन तहस नहस हो जाने वाली है। चौथी, कंपनी के जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंपैक्ट हो जाने वाले हैं। तो आप एचआर अपने आप को नॉर्मल ना समझिए, ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन है, बिकॉज सारा पर्सनल डेटा अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डील होता है। इसलिए जिस किसी कंपनी को हम एडवाइस करते हैं, हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि साहब एचआर डिपार्टमेंट को डेफिनेटली इंश्योर करना है कि वो पूरी तरीके से कंप्लायंट हो डीपीडीपी एक्ट के, ताकि अगर वहां पे कॉन्ट्रवेंशन नहीं होगी तो काफी हद तक कंपनी बच जाएगी एटलीस्ट पोटेंशियल एक्सपोजर से। और इसलिए मुझे लगता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत सारे सेशंस करता हूँ कंपनीज के बोर्ड्स के लिए, एचआर कंपनीज के लिए, और मुझे लगता है ये सेशंस और होने चाहिए। कानून ये नया है, डीपीडीपी एक्ट जो है फिलहाल एक मिस्ट्री है, किसी को पता नहीं कि ये किस तरीके से होने वाला है। तो आप कह रहे हैं ट्रेनिंग मैंडेटरी मतलब होनी चाहिए? ट्रेनिंग एब्सोल्युटली मैंडेटरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये ऊंट चल रहा है, आया है रोड पर, मुझे नहीं पता ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है। तो इसलिए जब तक आप एचआर लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि डीपीडीपी एक्ट की ये न्यूआंसेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तब तक लोग जानेंगे नहीं। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। तो अगर आप इग्नोरेंट हो भी गए और आपने डीपीडीपी एक्ट का उल्लंघन कर लिया, वो बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है और कंपनियां अफोर्ड कर ही नहीं सकती। आप कितने भी पैसे लगा दीजिए ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, वो बहुत कम होंगे। 50 करोड़ और 250 करोड़ से तो बहुत ही कम होंगे। तो मुझे लगता है कंपनियों को स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए अपने टॉप बोर्ड्स के लिए, टॉप सीएक्सओ लेवल ऑफिसर्स को आपको ट्रेनिंग देनी है, और एचआर डिपार्टमेंट के सारे मुलाजिमों को ट्रेनिंग करनी है। अव्वल तो सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करिए तो अच्छा है। बहुत कंपनियां कहती हैं मैं एम्प्लॉयज को क्यों ट्रेन करूं, क्योंकि मैं तो उनको जगा रही हूं, सोते हुए शेर को जगा रही हूं। आप समझ लीजिए शेर तो जगने ही वाला है, अभी सो रहा है, कल नहीं सोएगा। आप खुद ही उसको जगा दीजिए और उसको नींद से उठा दीजिए, तो वो शेर आपको कुछ बात बख्श देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपने शेर को नहीं जगाया और वो उठेगा ही नहीं, तो आप गलत सोचते हैं, वो उठेगा भी और आपके बरखिलाफ कार्रवाई भी करेगा, आपको टारगेट भी करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा अभी कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस हो सके डीपीडीपी एक्ट को लेकर, उसके न्यूआंसेस को लेकर। देखिए, कानून पढ़ना अच्छी बात है, कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, उसकी जो न्यूआंसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करना दूसरी बात। तीसरी बात, उसकी जो पोटेंशियल रैमिफिकेशंस हैं वो आप पर क्या आने वाली हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और चौथी बात, उस रैमिफिकेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए आप आज क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अवेयरनेस लेवल्स करें अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ, अपने एचआर कंपनीज के साथ कंप्लायंस करें, क्योंकि और कुछ हो या ना हो, डीपीडीपी एक्ट
ये क्षमता रखता है कि आपको एक्सटिंक्ट बना देगा, आपको बिजनेस से बाहर भगा देगा अगर आपने इसके कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया। सर, इंडिया में हम ये देखते हैं कि जो केसेस हैं वो 20-20 साल तक चले जाते हैं। जी। अभी आपने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बात करी कुछ समय पहले, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक रे ऑफ होप की तरह है जहाँ पर केस जल्दी सॉल्व होंगे, जल्दी उसका एक जो जजेस हैं एक प्रॉपर कन्विक्शन पे आ पाएंगे? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है एक ताज़ी हवा का नया झोंका है और ये लोगों के लिए रे ऑफ होप है। क्यों? क्योंकि यही वो एकमात्र अथॉरिटी है जो डिटरमिन करेगी कितना फाइन लगना चाहिए, 50 करोड़ या 250 करोड़। यही वो एंटिटी है जो डेटा प्रिंसिपल्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की दिशा में अपना योगदान देगी। और ब्यूटी ये है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है एक वर्चुअल बोर्ड होने वाला है, यानी कि उनका कोई फिजिकल दुनिया में दफ्तर नहीं होने वाला, उनका एक डिजिटल ऑफिस रहेगा। अगर आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ इंटरेक्ट करना है तो डिजिटल ऑफिस के द्वारा ही इंटरेक्ट करना है, किसी सरकारी दफ्तर में आप घुस नहीं सकते। और उनको एक टाइम लिमिट दिया गया है कि आप कोशिश करें कि एज फार एज पॉसिबल 6 महीने में कंप्लेंट को डिसाइड करें। हाँ, उनको ये भी पावर दिया गया है कि अगर पार्टीज चाहती हैं तो वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उनको पावर दी गई है, बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, बट अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि लोगों को लगे कि साहब ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है और कोई मेरी बात सुने या ना सुने, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड मेरी बात जरूर सुनेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास हाथ में वो डंडा है, जो वो चाबुक है, जो एक बार उन्होंने चला दिया तो कंपनी पूरी तरीके से हिल जाएगी। और ये 50 करोड़ या 250 करोड़ रुपए का जो चाबुक या डंडा है बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। और आवश्यकता ये रहेगी, आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन भी ये है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड लिमिटेड केसेस में फाइन्स लगाए। फाइन्स लगाने इसलिए जरूरी हैं तो आपने 10 लोगों पर फाइन लगाया, लेकिन आपने पूरे इकोसिस्टम को एक संदेश दे दिया कि साहब डीपीडीपी एक्ट को आपने अप्लाई नहीं करिए तो इस हशर के लिए तैयार हो जाइए। आपने एक संदेश दे दिया कि अगर डीपीडीपी एक्ट को आपने अप्लाई नहीं किया तो ये आपका हशर होने वाला है। सो ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है मैसिव रे ऑफ होप है। और क्योंकि ये डिजिटल ऑफिस बन रहा है, लोग डिजिटली डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने घर बैठे हुए। मुझे लगता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। ऑफ कोर्स उनके जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन डीपीडीपी एक्ट में लिखी गई है, सरकार उन क्वालिफिकेशंस के अनुसार लोगों को, सदस्यों को नियुक्त करेगी। बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी बनने वाली है और अल्टीमेटली ये एक सीवियर बनने वाली है जो लोगों के पर्सनल डेटा की सेफगार्डिंग में अपना योगदान देगी। सर, डीपीडीपी एक्ट में क्या कोई एक्सेप्शंस हैं? लाइक मान लीजिए, क्या कोई एंटिटी मुझे फोर्स कर सकती है कि आपको अपना डेटा देना ही पड़ेगा, या कोई एंटिटीज जिन पे ये प्रोविजंस लागू नहीं होते? देखिए, डीपीडीपी एक्ट में केंद्रीय सरकार को पावर दी गई है कि वो कुछ चुनिंदा अथॉरिटीज को या एजेंसीज को इस लॉ की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स परिभाषित किए गए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, sovereignty, integrity of India, friendly relations with other nations, public order, or to prevent the commission of any cognizable offense. अगर ये कंपनीज या एंटिटीज गवर्नमेंटल बॉडीज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं तब उन्हें डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजंस का पालन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बारिंग दैट, आप जितनी भी डेटा प्रोड्यूसर्स को ले लीजिए उन सबको इसका पालन करना पड़ेगा। आप एग्जेम्प्ट भी हो गए तब भी आपको साइबर सिक्योरिटी पैरामीटर्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज वन कि कोई बंदा मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं अपना पर्सनल डेटा उसको दूं। हाँ, अगर प्रोसेस ऑफ लॉ हो तब तो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको फंडामेंटल राइट टू लाइफ, अब आर्टिकल 21 क्या कहता है कि साहब हम लोगों को फंडामेंटल राइट टू लाइफ तो है, लिबर्टी भी है, एंड दिस कैन ओनली बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर कोई लॉ प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं तो वो तो विवश कर सकती है कि आप अपना डेटा दीजिए क्योंकि उनके पास पावर है। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी मुझे विवश फोर्स नहीं कर सकती कि मैं अपना पर्सनल डेटा दूं, ना ही वो विवश कर सकती है कि मैं किसी भी कंडीशन में अपना पर्सनल डेटा शेयर करूं। और चलिए किसी ने आपको फोर्स कर भी दिया तो आपके पास विकल्प है, आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाके कंप्लेंट करिए, क्योंकि एज पर लॉ कंपनी ने मेरी कॉन्सेंट लेनी है जो फ्री, फेयर, इंडिपेंडेंट है। जब कोई मुझे फोर्स करता है
मेरा पर्सनल डेटा देने के लिए, तो मेरी कंसेंट फ्री, फेयर, इम्पार्शियल नहीं रहती, तो वो उल्लंघन फिर हो जाता है। और दूसरी बात, चलिए उसने आपको फोर्स भी कर दिया, कंसेंट ले लिया, आपके पास डीपीडीपी एक्ट में फिर भी प्रोविजन है कि आप अपनी कंसेंट वापस ले लीजिए, और जो कुछ आप करेंगे मुंह जुबानी तो करेंगे, लिखत में करेंगे, मेल डालेंगे, पोर्टल पर जाएंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो साबित कर दिखाएगा कि आपने अपनी कंसेंट वापस ले ली है। अगर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी आपको फोर्स करेगी कि आप अपना पर्सनल डेटा मुझे जरूर दो, और नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगी कि सर आपने मुझे पर्सनल डेटा नहीं दिया तो फला मैं सर्विसेज आपको नहीं दूंगी। हालांकि वो भी कानून के उल्लंघन के दायरे में आ जाएगा और उसके बरखिलाफी कार्रवाई हो सकती है। सर, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आईटी एक्ट और डीपीडीपी एक्ट का क्लैश हो, तो दोनों में से कौन सा सुपीरियर होगा? देखिए, बहुत लॉ क्लियर है इस बात को लेकर। जो डैडी हैं वो है आईटी एक्ट, जो बच्चे हैं वो है डीपीडीपी एक्ट। तो बच्चा कभी भी डैडी का बाप नहीं बन सकता, तो बाप तो आईटी एक्ट ही रहेगा। और आईटी एक्ट बहुत क्लियर है कि मैं स्पेशल लॉ हूं, सेक्शन 81 कहता है, और कुछ भी, कोई कानून कुछ भी बोल दे, मेरे प्रोविजंस लागू होंगे। लेकिन यहां पर एक मॉडिफिकेशन डीपीडीपी एक्ट करता है। वो कहता है कि साहब, मेरा जो कानून है वो और कानूनों के साथ पढ़ा जाएगा, लेकिन हाँ, जहां पर पर्सनल डेटा की बात हुई, जो मैंने कह दिया डीपीडीपी एक्ट में, वो मान्य होगा, और किसी कानून में जो बोला गया वो मान्य नहीं होगा। यही डीपीडीपी एक्ट ने आईटी एक्ट में भी संशोधन कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है। तो उसका सीधा असर अब यह है कि अब एनीथिंग टू डू विद पर्सनल डेटा, जो रेलेवेंट प्रोविजंस होंगी वो डीपीडीपी एक्ट के होंगे, लेकिन बारीक पर्सनल डेटा जो रेलेवेंट प्रोविजंस होंगी वो आईटी एक्ट होंगे, जो स्पेशल होंगे और प्रिवेल करेंगे। सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 3 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स या चीजें जो लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट को मद्देनजर रखते हुए 3 महत्वपूर्ण चीजें जरूर ध्यान रखें। पहली बात, आप डेटा प्रिंसिपल हैं, आप पूरे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट पर, केंद्र बिंदु पर खड़े हैं। कोई बंदा आपको फोर्स नहीं कर सकता कि अपना पर्सनल डेटा आप उसे जरूर दें, पहली बात। दूसरी बात, कंजूस हो जाइए, अपनी कॉन्सेंट बांटिए नहीं। जो भी कॉन्सेंट आपसे मांगता है अपनी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ध्यान से पढ़िए और फिर लिमिटेड कंडीशंस में ही अपनी कॉन्सेंट दीजिए। तीसरी, शिकायत करने से मत भागिए। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सनल डेटा का दुरुपयोग हुआ है या डीपीडीपी एक्ट के वायलेशन हुआ है, तुरंत ठोक के कंप्लेंट करिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। आप ये मत डरिए कि मेरी कंप्लेंट की वजह से किस पर 50 करोड़ या 250 करोड़ लगेगा। आपको जब कानून अधिकार देता है कि आप कंप्लेंट करिए तो जरूर करिए, उससे होगा क्या, आप पूरे इकोसिस्टम में मैसेज देंगे कि साहब, मेरा डेटा, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, कानून का पालन करिए, मुझसे मेरे डेटा की अनुमति ले लीजिए, वरना आपका कोई लेना देना नहीं है मेरे डेटा के साथ। वेल, थैंक यू सो मच सर। आपने आज डीपीडीपी एक्ट के बारे में बहुत सारी मिथ्स बस्ट की हैं, बहुत सारी नई चीजें बताई हैं, और मुझे भी एज ए प्रोफेशनल काफी सारी चीजें नहीं पता थी जो अब आपने मेरे को बताई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम पॉजिटिव दैट जो कंपनीज हैं, यानी डेटा फिड्यूशरीज हैं, और जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, यानी जो आम जनता है, ये दोनों अब समझेंगी कि डीपीडीपी एक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है और इससे कंप्लाइंट होना कितना जरूरी है, जिससे आपको 250 करोड़ का डैमेज फ्यूचर में ना हो। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बी डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स, जो कि हो सकता है कुछ एआई क्राइम्स के बारे में हम बात करें नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा साक्षर आपके पॉडकास्ट पर आकर और विभिन्न आपके सवालों का जवाब देकर।